नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफर बुत परसराम भक्त राजपथ संगीत। दोस्तों, आज का दिन अ, अनोखा है, यादगार है। यादगार इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार लगातार हरियाणा में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। फिर से अपनी सरकार बनाने में वो लोग सफल हुए हैं। ऐसा ये मानिए लगभग लगभग 52 सालों के बाद में पहली बार हुआ है। 90 सीट्स विधानसभा हरियाणा में कुल मिला के हैं, जिनमें से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो ये थर्ड टर्म में ऐतिहासिक जीत है। और 52 ईयर्स, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसके बाद में ये फिर हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने एक बार ऐसा करके दिखाया था। 52 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके दिखाया। मगर इस चीज में कुछ अनोखा है। अनोखा क्या है, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि एक मेरा दोस्त था, वो एक बार एक क्लास में फेल हुआ, वो फिर फेल हुआ, फिर फेल हुआ। उसके जो घर वाले थे उन्होंने उसे स्कूल से निकाल लिया। मगर हमारे बीच में एक ऐसा कैंडिडेट है कि उसके अंडर 88 चुनाव एक पॉलिटिकल पार्टी हार चुकी है। मगर मैं क्या बताऊं, उनकी माताजी का लोभ कुछ ऐसा है कि वो आज भी बैठ करके सत्ताधारी, मतलब वो अपने सत्ताधारी तो नहीं कहूं, जो सत्ता है उनपे धारण करी गई थी, उस सबको विच्छेद करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। उनका नाम राहुल गांधी है। सबसे पहले उनकी ये देखिए क्या है, जो राहुल जी की बारात कह रहे हैं लोग बाग, बारात जा रही थी, वो किस प्रकार से जा रही थी और कैसे लोगों को जो वहां पे गए थे उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? बुरी नहीं बात है। क्या बड़ी मुंड बन गई भाई। अब ये वीडियो दोस्तों रोहतक का है। और यहाँ पर जैसे कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस तो बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ में आ रही है, तो लोग बाग भी पहुंच गए वहां पर। बाद में पता लगा कैंडिडेट तो हार गया। अब बड़ा अजीबोगरीब स्थिति हो गई होगी। खैर, मेरी पूरी सांत्वना उनके साथ में, लेकिन फिर भी विद ऑल सीरियसनेस, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, राजकुमार सिंह जी मेरे साथ में हैं मौजूद इस वक्त। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार राजकुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद में। राजकुमार सिंह जी, थर्ड टर्म है जब लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपका आकलन क्या कहता है, क्या कारण था इस जीत का? देखिए, हरियाणा में तीसरी बार ये ऐतिहासिक मौका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार तीसरी बार किसी ने सरकार बनाई है। और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा से लेकर पूरे देश में जलेबी को एक बार फिर चर्चा में ले दिया। और ये जलेबी का मार्केट जो है, अब मुझे लगता है बूम करने वाला है और इसकी चर्चा अभी और बहुत दिनों तक होगी। और दूसरी रही बात बीजेपी के तीसरी बार जीतने की, तो इस यहाँ भी हरियाणा में भी बीजेपी ने वही कार्ड चला है, वही पुराना पैतरा इस्तेमाल किया है जो उसने गुजरात में किया था, मध्य प्रदेश में किया था, छत्तीसगढ़ में किया था। उसने अपने इंटरनल सर्वे करवाया दिया। हालांकि इसको लेकर विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन पार्टी इसके पीछे नहीं हटी। और उसका नतीजा है कि ये उसने एक बार फिर तीसरी बार, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। इवन मुझे लगता है कि प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का भरोसा नहीं रहा होगा कि उसको इतनी बड़ी जीत मिलेगी। ये देखते हुए, हरियाणा के इस राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कि यहाँ पे सत्ता रिपीट नहीं करती है, लेकिन इसने दूसरी बार तीसरी बार सरकार बनाई। राजकुमार सिंह साहब, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने पढ़ा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अ वीक इज इनफ इन पॉलिटिक्स। मैं कहता हूँ इवन अ नाइट इज इनफ इन पॉलिटिक्स। मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ था, मुझे भी नहीं लग रहा था भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं तो कह रहा हूँ इनके अपने नेताओं को विश्वास नहीं होगा। पर मैं एज एज अ जर्नलिस्ट, व्हाट चेंजेस आई सी इज कि सैनी साहब, नायब सिंह सैनी का नाम, जो अब यूजली लोगों की जुबान पे नहीं था, अब ये दोबारा जिताने से नायब सिंह सैनी हैज बिकम अ इम्पोर्टेंट फैक्टर
इन इंडियन पॉलिटिक्स। जैसे हम आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लेते हैं, योगी का उत्तर प्रदेश में लेते हैं, भले ही उतना ना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन हाँ अब रेलेवेंस में जरूर आ गया है नायब सिंह सैनी का। मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी का जो है बहुत ज्यादा रोल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2-3 महीना पहले, चुनाव के 2-3 महीने पहले लाए जाते हैं और इनके चेहरे पे पार्टी जीत गई हो ऐसा कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन मोदी ने वहां बहुत मेहनत किया है, और जो पिछली बार हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जीती बीजेपी, वो एक तरह से उनका पिछली बार से के मुकाबले जो है खराब प्रदर्शन था। लेकिन विधानसभा में ये जो जीत मिली है, तो इससे एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि एक चर्चा होने लगी थी देश में कि अब मोदी जो है अपना बेस्ट दे चुके हैं, और पॉपुलैरिटी के मामले में वो धीरे धीरे वो स्थिरता पे हैं और ढलान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा के चुनाव ने बताया है कि नहीं, अभी उनकी पॉपुलैरिटी गई नहीं है और उनका बेस्ट आना भी बाकी। तो मेरा आपसे यहाँ पर एक प्रश्न, दो है रादर, मैं विद सेगमेंट्स पूछूंगा। पहला प्रश्न सिंह साहब ये है कि मोहब्बत की दुकान पर क्या पकवान फीका मिलने लगा है, और अब मोहब्बत की दुकान क्या बंद होने की कगार पर है, या जा रही है, या उस स्लोप पर है जैसा आपने मोदी जी की लिखा। पहला क्वेश्चन ये है, और पहले आप इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं दूसरा करूँ। जी देखिए, तो जहां तक मोहब्बत की दुकान की बात है, तो सबसे एक तरह से कहा जा सकता है मौजूदा समय में कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूती भी राहुल गांधी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी राहुल गांधी। वो इस तरह से कि प्रचार करवाते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है नए नए पैकेजिंग के तौर पे, लेकिन क्या होता है कि पार्टी के पुराने नेता भले खुल के ना बोलते हों, लेकिन अंदर खाने उनको पता है कि ये ही इज नॉट अ डिजर्विंग पॉलिटिशियन। इसको कहा जा सकता है कि भाई नेचुरल इंस्टिंक्ट उनका एक राजनेता के तौर पे नहीं है। बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो एक राजनेता के तौर पे उस तरह की परिपक्वता को लेके जो है सवाल उठते रहे हैं। और दूसरी बात, हरियाणा में हार की बात रही, तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा। ये लंबे समय से चल रहा है। इस प्रदेश की जनता को इस बार भी नहीं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं या उनके वोटर रहे हैं, उनको ये पता नहीं था कि इस बार क्या एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका दिया जाएगा, या इस बार कुमारी शैलजा को पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ये असमंजस भी रहा कहीं ना कहीं वहां के वोटरों में, जिसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ, राहुल गांधी के विषय में आपने कहा, एक होता है पर्सपेक्टिव, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरा है सच्चाई क्या है। तो राहुल गांधी का पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि वो मतलब ही इज अ नॉन सीरियस पर्सन, और उन्हें ज्यादा चीजों के विषय में जानकारी है भी नहीं। और मेरे को भी ये कहीं ना कहीं, आपका जो कुछ भी रुख हो, मेरा रुख यही है कि उन्हें ज्यादा विषयों के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे थे इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर शक्ति है, उस शक्ति से लड़ना है। तो ये कहीं ना कहीं जो वो बोलते हैं, अब पता नहीं कौन उन्हें सिखाता है या वो खुद उनके दिमाग में ऐसा है, लेकिन जो कुछ भी है वो अंततः जो है इट इज बिकमिंग, मतलब ही इज बिकमिंग अ डेंजरस लायबिलिटी फॉर कांग्रेस। वो एक बोझा हो गए हैं कांग्रेस के ऊपर। आपको क्या लगता है? बोझा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। ये एक बड़ा पद है लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उनको पुश बैक करके, और एक बड़ा नेता बनाने, और भविष्य में जो है पीएम कैंडिडेट के तौर पे पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि जो अभी तक जो देखा गया है इनका पिछले 15-17 साल में, जो राहुल गांधी को एज ए पॉलिटिशियन, एज ए राजनीतिज्ञ देखा गया है, तो उसमें बहुत करिश्माई कुछ दिखा नहीं है। हाँ, उनको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है वो पढ़ देते हैं, या हो सकता है अपने मन से कुछ बोल देते हैं, लेकिन अक्सर जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है उनके बयान से जिसको लेकर विवाद शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी हरियाणा में, और यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज था 67.90, लगभग 68% वोटिंग हुई है हरियाणा में। और एग्जिट पोल ये कर रहे थे कि कांग्रेस का प्रचंड बहुमत और फलाना ढिमकाना जीता, ये है वो है, अटम सटम। मेरे को भी यही लग रहा था,
ये बात मैं बिल्कुल विद ऑल ट्रूथनेस बता रहा हूँ, मेरे को भी यही लग रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। जम्मू कश्मीर में भी हारेगी, दिल्ली में भी हारेगी, लेकिन उसके बावजूद जो जीता, मैं एक प्रश्न करता हूँ, कहीं जो बांग्लादेश में हुआ उससे हिंदू वोट पोलराइजेशन तो नहीं हुआ? देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ उसका तो बेशक असर है, लेकिन अभी देश में भी कई जगहों पे इस तरह का चल रहा है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को मिला मस्जिद को लेके, उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई में मस्जिद विवाद को लेके शुरू हुआ, अवैध जमीन पे कब्जों को लेके बीएमसी को लेके हुआ, उस पर लाखों की संख्या में विशेष समुदाय के लोग जो है आए और प्रोटेस्ट किया, और उसको लेके पूरा वो किया गया। उत्तर प्रदेश में भी देखा गया। और अभी आपने कहा विशेष समुदाय के लोग आए, मैं चाहता हूँ आप थोड़े क्लियर रहे और बताएं कि विशेष समुदाय है कौन सा? कौन सा ऐसा समुदाय है जिसको विशेष का दर्जा हासिल है इस भारत में? विशेष का दर्जा तो जो है एक ही समुदाय को हासिल है, और वो आजादी के बाद से मिला हुआ है, और वो बताने की नहीं, जरूरत तो नहीं है। मेरा क्वेश्चन पीछे एक ना एक रीजन था सर। मैं सर ये जानना चाहता था, मान लीजिए ये जो विशेष विशेष करके है, जिस कारण से राजनीतिक तौर पर हिंदू भारत में अनाथ कर दिया गया, तो वोट का पोलराइजेशन नहीं हो रहा कि जो हिंदू है वो एक तरफा जा रहा है, उसको पता है मेरे को कौन सी राह पकड़नी है, और कहीं ना कहीं इन डेप्थ जा करके ये सबका साथ सबका विकास मोदी को नुकसान तो नहीं दे रहा? और थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन, कि जो ये जीत आई है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की झोली में, इससे योगी ने जो लखनऊ टू दिल्ली जो उनका रोड मैप था, उस हाईवे पे कुछ ना कुछ दरारें आ गई हैं। कुछ ये जीत, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जीत, योगी को कहीं खल तो नहीं रही? हालांकि वो जाहिर नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है। हाँ, हालांकि जो है अब बीजेपी में कहा जाता है ऐसे कि केंद्रीय नेतृत्व में ये जो दो लोग हैं, अमित शाह और मोदी जी, तो इनको अपनी पार्टी में अपने से ज्यादा बड़े कद वाले लोग, या जो भविष्य में लगता है कि इनको चुनौती दे सकते हैं, तो उनको थोड़ा डाउन करने की कोशिश की जाती है। और इसी तरह से देखा गया था कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी चर्चा हुई थी कि चुनाव के बाद योगी जी को बदल दिया जाएगा, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि पार्टी इस तरह के कोई फैसले लेगी कि उनको मुझे लगता है कि स्टेट के तौर पे अगर योगी जी को हटा दिया जाए तो बीजेपी में प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उस तरह का, जो उन्होंने हर मोर्चे पे जो कानून व्यवस्था खासकर जो है प्रदेश की, जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पे उन्होंने जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया है, अब उस जो भी नया जिसको बिठाएंगे उसकी तुलना योगी जी से होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का कोई नेता उत्तर प्रदेश में है जो कि योगी जी की जगह पे पार्टी उनको प्रोजेक्ट करे या फिर बदल के सीएम बनाए। और इतनी बड़ी गलती मुझे नहीं लगता है बीजेपी करेगी, खास करके अब 2027 में जो चुनाव है उसको देखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी ये मानना है, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, और मैं कोई मतलब ये चापलूसी नहीं कर रहा, कोई गलत ना ले मेरे को, अन्यथा ना ले। पहले वो जिनके कारण से वो पद सुशोभित होता है, और दूसरे वो जो उस कारण से सुशोभित होते हैं कि वो किस पद पे बैठे। योगी जी उन लोगों में से हैं जिस कारण से वो पद सुशोभित हुआ, और ये हर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के लिए चैलेंज है कि वैसा बन के दिखाए, क्योंकि योगी जी ने जब ये प्रदेश पकड़ा था उत्तर प्रदेश, तब यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। खुद भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है। मतलब एक मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, इससे मतलब ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। कोई बयान पब्लिकली आप बयान दे रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार के दौरान तो कहने की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जिक्र करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अब जैसे टेररिस्ट चार्ज में जो पुलिस पकड़ के ले आई जिन लड़कों को, उनको मुलायम सरकार के मंत्री थाने से छुड़ा के लेके चले जाते हैं। मंत्री जी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की भैंस खोजने में दर्जनों थानों की पुलिस को लगा दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, और समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के जो अपराध चलते थे पूरे प्रदेश में, वो तो सबने देखा ही है। नहीं, अब देखिए, जैसे आपने कहा कि वो भैंस उनकी खोजने के लिए जाते थे, वो भी विशेष समुदाय के थे, आजम खान उनका नाम था, ठीक है, था क्या है,
अब था इसलिए क्योंकि वो आधे पाधे हो गए, आधे वो पुलिस की जीप में है, आधे जेल में है। उनकी भी आत्मा जेल में है, शरीर बाहर है, या शरीर बाहर है आत्मा जेल में, कुछ ऐसा ही है उनका भी लफड़ा। और लेकिन एक बात मेरे को आप बताइए, देखिए एक जगह है हरियाणा में मेवात, नू, ठीक है, यहाँ पर भी दंगा मतलब हुआ था, अगर आपको याद हो तो, जी जी गोलियां बिल्कुल। फायरिंग वगैरह हुई थी। तो नायब सिंह सैनी को बता दिया गया है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब जो जितने ये दंगा करने वाले एलिमेंट्स हैं, जिनको विशेष समुदाय का दर्जा दिया जा रहा है, इनके प्रति आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होने वाला है? या मतलब क्या ये फॉलो वही वही पॉलिसी फॉलो करेंगे जो योगी करते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बिकॉज योगी इज देखिए नाउ द बेंचमार्क। देखिए बीजेपी में मुझे जहां तक लगता है, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश लेवल पे भी अभी भी कोशिश होती है कि भाई मुस्लिमों का वोट लिया जाए, हासिल किया जाए, उनको खुश किया जाए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक तमाम तरह की योजनाएं जो बनती हैं या बन रही हैं या जमीन पे उतर रही हैं, उसका फायदा मुस्लिम समुदाय को मिलता है। लेकिन हकीकत ये है कि 1% वो वोट वोट नहीं देता। 1% वोट हकीकत ये भी वो वोट शायद नहीं नहीं देता, वो मिलता मकान है। पे ले लेता है। वो मकान ले लेता है, वो वोट नहीं देता। जी जी जैसे बिल्कुल हमने उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में देखा था, ये आजम खान के राज्य में ही, और वो कौन सा वो मालदीव जहाँ पे व्हाइट सैंड और बीचेस वाली बात हो रही थी, एक वोट नहीं मिला। मकान सब लेकर के बैठ गए, सारी योजनाओं को बहुत दिखा रही थी। योजनाओं का लाभ लेंगे लेकिन वो बीजेपी को वोट कभी नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं देंगे। तो ये बात देखिए, मैं अब दर्शकों के क्योंकि समय काफी हमारा हो गया है, और पहली बात तो मैं अपने तरफ से बीजेपी को बेस्ट विशेष करता हूं कि वो एक अच्छी सरकार चलाएंगे, जहां पर हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी, अपने ही देश में राजनीतिक तौर पर अनाथ न माना जाए। हिंदू को भी उतना ही अधिकार, मैं ये नहीं कह रहा किसी का अधिकार छीना जाए, लेकिन हाँ, हिंदू को भी उतना ही अधिकार हो जितना और किसी सिटीजन भारत के हो। तो ये थी हमारी विशेष चर्चा वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंह जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।